Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationals for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको ये देख के भी समझ में आ गया होगा, हालांकि ये पॉलिटिकल मैप है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी. और आज ज्योग्राफी में जैसे आपको मालूम है कि IGKO का एग्जामिनेशन आने वाला है. क्वेश्चन जो है वो सोशल स्टडीज़ के अंडर जो है ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं. आगे हम MCQs करने वाले हैं. हिस्ट्री सिविक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ज्योग्राफी में आपको एक चीज़ समझा दूं मैं कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि आपको मालूम है कि क्लास 8th में या 9th में जब हम बात करते हैं तो आपका सिलेबस का पार्ट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, राइट. वी विल कवर दैट पार्ट, हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, राइट. तो हम ज्योग्राफी में इंडिया के ऊपर पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ अ कंट्री एंड देयर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट यू टू नो कि इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जितना बड़ा ये देश है उतने ही विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मौसम पाए जाते हैं, उतनी ही यहाँ पे नदियाँ हैं. उसी तरह का क्योंकि पेनिनसुलर है तो आपको मालूम है वाटर बॉडीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारी कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके अलावा आपको ये मालूम है कि हमारे स्टेट्स में जो डिवीजन है, या अगर द माइटी हिमालयाज, वी हैव द माइटी हिमालयाज, या अगर आप पेनिनसुलर की बात करते हैं या वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, हम वो सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे. लेकिन हम उसको उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें लगता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, राइट. इंडिया ऑब्वियसली, यार किसी को इंडिया को अगर देखना है, समझना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ में इंडिया को समझना इतना आसान काम नहीं है कि उसको 2 घंटे में हम कर लें, राइट. हम उसको इस दृष्टि से कर रहे हैं कि हम IGKO के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है और हमें ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे. और क्योंकि एक माइनर पार्ट है सोशल स्टडीज़ का, सोशल स्टडीज़ एक अपने आप में एक अम्ब्रेला सब्जेक्ट है जिसके अंडर ये आ रहा है, तो हम इस तरह से इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं. MCQs में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, राइट. अब एक और चीज़ जो हम बार बार बोलते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फीस नहीं देनी. आपको पढ़नी है, आपको करनी है अपनी तरफ से पूरी मेहनत और करनी है पूरी पढ़ाई, और पूरा जो कंटेंट है, जो मेहनत है, वो काम करने के बाद जो है जिम्मा जो है हमारे ऊपर है, एजुकेटर्स के ऊपर है. आपका इतना दायित्व है कि आपको जो पढ़ाई करने दी गई है या आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप कम से कम उसको इत्मीनान से बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. इसके साथ अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है ज्योग्राफी, इंडिया, साइज एंड लोकेशन. नाउ जैसे कि आप, ये भारत का नक्शा है, इसको ऑब्वियसली ये तो हमारा नक्शा है तो हम सब इसको जानते ही हैं. जैसे कि आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूँ कि भारत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में हम जानते हैं. पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि इंडिया कहाँ पड़ता है. लोकेशन वाइज हमें वर्ल्ड में मालूम है कि कहाँ आता है इंडिया. इसमें जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है. जब हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम किस तरफ पड़ते हैं, एशिया में आते हैं. ऑब्वियसली जो एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें आते हैं हम, ठीक है. पेनिनसुलर है, आपको ये मालूम है कि चारों तरफ से, 3 तरफ से एक्चुअली, चारों तरफ से, चौथी तरफ से तो हम लैंड लॉक्ड हैं, 3 तरफ से हम कहाँ पे हैं, हम पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है. पेनिनसुलर कंट्री है, ये आप जानते हैं इंडिया के बारे में. इसकी लोकेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लें कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि 28 स्टेट्स हैं. हमारे दिमाग में जब हम छोटे थे, आपकी उम्र के थे, बल्कि आपसे भी छोटे थे, तब हमने इंडिया का मैप जो था, हमने जब पढ़ा था इंडिया का मैप, क्योंकि वही एज होती है अब इस उम्र में तो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए पता है, वरना आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि इस उम्र में कोई मैप वगैरह स्टडी नहीं करता है ना. ज्योग्राफिकल मैप या फिजिकल मैप आप बात करते हैं, या फिर पॉलिटिकल मैप, ये पॉलिटिकल मैप है. फिजिकल मैप आप स्टडी करते हैं जब हम अपनी रिवर सिस्टम्स पढ़ते हैं या माउंटेन रेंजेस, माउंटेन सिस्टम्स पढ़ते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे. और जब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ते थे, पॉलिटिकल मैप पढ़ते थे, तो हमारे दिमाग में जो मैप है ना वो 2000 पहले से है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग उस टाइम पर हुई थी. तो वो जो दिमाग में बना हुआ है वो उस टाइम का है जब उत्तराखंड जो था वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था, झारखंड जो था वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, छत्तीसगढ़ जो था वो MP का हिस्सा हुआ करता था. तो हमारे दिमाग में उसी तरह का मैप बना हुआ है, ठीक है. अब उसमें मैप में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, परिवर्तन हो गए. 2000 के बाद स्टेट बढ़ गए, उसके बाद तेलंगाना तो अभी अभी बना है, लेकिन ये 2000 में 3 स्टेट अलग हुए थे. हमारा जो दिमाग में है वो पुराना है ना. तो अब जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, इसको मैं एक और चीज़ समझाऊँ आपको कि हमारे स्टेट्स की संख्या आप जानते हैं 28 स्टेट्स हैं, है ना. और अगर आप हमारे यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल इस तरह से हुआ है कि आपको मालूम है कि जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो उसके बाद क्या परिवर्तन आए. उसके बाद परिवर्तन ये आए कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से क्या बना दिया गया, UT बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना दिया गया. उसमें क्या हुआ, उसमें अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये आ गया है, ठीक है. अब आपको क्या पता चला कि ये जो है वो एक तरह से
स्क्रेप ऑफ हो गया है एक तरह से। और दूसरा अगर आप बात करते हैं तो मर्जर कहाँ का हुआ है, मर्जर हुआ है दादर हवेली, दादर एंड नागर हवेली का, किसमें, दमन एंड दीव में। ठीक है, तो अगर आप ये बात करते हैं तो यहाँ पे दादर और नागर हवेली होगी और उसका विलय किसमें हुआ है, दमन एंड दीव में। और ये सब कुछ मिला के ये जो उधेड़ बुन है, टूटना और मिलाना और ये सब जो हो रहा है, उसके बाद जो हमारे यूटी की संख्या है वो क्या हो गई है, 8 हो गई है। ठीक है, स्टेट्स कितने हैं, 28, यूटी जो है वो 8। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, द 7 सिस्टर्स, द ब्यूटीफुल 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना, जो कि हमारा है नॉर्थ ईस्ट। और अभी आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट को लेके हम बहुत ज़्यादा हमारी जो पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया में वैसे भी चल रही है, जो कि ना सिर्फ हम अपने नॉर्थ ईस्ट की बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी हम बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, लुक वेस्ट एक्ट ईस्ट वाली जो पॉलिसी इंडिया में अभी चल रही है। और नॉर्थ ईस्ट को अगर आपने हमारा बजट भी सुना होगा, बजट भी मैंने पूरा उसका एनालिसिस किया था बजट का, तभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट को लेके अभी हम खासी चीज़ें कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम खासी चीज़ें कर रहे हैं और उसका हम एक तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आपको मालूम है, जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक खतरा जो हमारे पास है, आपको ये चीज़ मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको एक जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिकलिटी ऑफ इट। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेट आते हैं आपको मालूम है, सिक्किम आता है हमारा, मेघालय आता है, आसाम आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको मालूम है कि अभी जो बहुत ज़्यादा खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि ड्रैगन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मालूम है कि एकदम एट टोज है हम पे अटैक करने के लिए, टू द पॉइंट कि उसने अपने मैप तक में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है वो दिखा दिया है। उसके अलावा उसने क्या किया है, उसको आपको मालूम है कि उसने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर लिया है, गालवान में क्या हुआ, दोकलाम में क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। इसी वजह से आप एक और चीज़ जानते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो स्टैंड ऑफ पे है चाइना के साथ। ठीक है, इसी में मैंने आपको बताया था एक बार जब मैंने एक मिनी जानकारी सीरीज़ की थी, जब मैंने अग्निवीर के बारे में बताया था, अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया था, जिसमें बहुत हो हल्ला हुआ था, बड़ा वैंडलाइजेशन हुआ था, सब कुछ हुआ था कि उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, क्योंकि हमें एक स्टेप अप आर्मी चाहिए या आर्मी एट डिस्पोजल चाहिए। उनको 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा था जिसपे बहुत ज़्यादा लोगों को आपत्ति थी, है ना, आर्मी में, लेकिन उनको हमें एक स्टैंड ऑफ आर्मी की ज़रूरत है बिकॉज वी हैव टू कम्पीट विद द ड्रैगन एंड वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन में अराइज बिफोर अस। तो वो एक पॉलिटिकल या आप कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे थे, बाकी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके पास भी स्टैंडिंग या डिस्पोजल आर्मीज होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई समझ में। अब इसमें एक और बात समझिए कि जब हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, जब हम अपनी एक्ट नॉर्थ ईस्ट वाली पॉलिसी लाते हैं या एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी लाते हैं, तो हमें क्या समझना ज़रूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात, हम सबसे पहले हम जोग्राफिकली ये समझ लें कि भारत जो है जोग्राफिकल एरिया में, हमें ये मालूम है कि पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है चाइना के बाद, है ना। उसमें भी हमारे पास जिस हिसाब से आंकड़े हैं या जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये माना जा रहा है कि हम बहुत जल्द चाइना को बीट करके नंबर 1 पे आ सकते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग एनीवे। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए हमेशा से, हम बचपन से सुनते हैं ना, पॉपुलेशन जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो भारत की एक अभिशाप है। तो हालांकि इस पर भी एक अलग डिबेट हो सकता है, पूरा एक अलग एक नज़रिया हो सकता है कि चाइना ने अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड, उनकी जो पॉपुलेशन थी उसको उन्होंने एज अ रिसोर्स जो है कन्वर्ट कर लिया था, जो हम फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम चाइना से सीख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर मालूम हो कि एक पॉइंट था जब इंडिया और चाइना जो थे बिल्कुल साथ में चालू हुए थे। ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमीज़ बिल्कुल साथ में जाती थी। इनफैक्ट देयर वाज अ पॉइंट जब इंडिया जो था, आप बात करें कि वो चाइना से ऊपर आता था व्हेन इट केम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसके बाद लेकिन 70s, लाइक आप मान लीजिए 77 के आसपास से चाइना ने जो रफ्तार पकड़ी है, तो अभी वी कैन नॉट इवन कम्पीट विद चाइना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना। तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इंडिया, अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि हमसे बड़ी कितनी कंट्रीज़ हैं। इनसे बड़ी रशिया हमसे बड़ा है, ठीक है, चाइना हमसे बड़ा है, ऑब्वियसली चाइना हमसे बहुत बड़ा है, कनाडा हमसे बहुत बड़ा है, ब्राज़ील है, ठीक है, ये कंट्रीज़ जो हैं ये हमसे बहुत बड़ी हैं, यूएस हमसे बहुत बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया वैसे तो एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर कंट्री के तौर पे अगर हम उसको देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमसे बड़ा है। तो 7th जो है हमारी पोजीशन आती है व्हेन वी टॉक अबाउट जोग्राफिकल एरिया वाइज, जो हम हैं 7th नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे यहाँ नंबर आता है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करते हैं,
और 7th आता है जब हम अपनी ज्योग्राफिकल साइजिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझिए कि हमारा जो पॉलिटिकल बॉर्डर है हम कितनी कंट्रीज से शेयर करते हैं, 7 के साथ। ठीक है, पॉलिटिकल बॉर्डर हम अपना 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। उसमें से आप क्या क्या समझ सकते हैं, उसमें से आप सबसे पहले समझिए ईस्ट की जब मैं बात करती हूँ तो ईस्ट में आपको सबसे क्लोज हमारे जो नेबरिंग्स हैं वो हमारी ईस्ट में ही है। चाइना देखिए, ठीक है, यहाँ पे रहा नेपाल। नेपाल मतलब कहाँ पे आ रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर आ रहा है। बिहार से हम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं और सिक्किम से करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी इनफैक्ट नेपाल से टच करता है। ठीक है, नेपाल, अब आपको मालूम है नेपाल भी बीच में जो है थोड़ा सा हॉस्टाइल हो गया था हमें लेके, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि हमने उनको इंडिया के नक्शे में दिखा दिया और हमने उनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया नेपाल, और हम उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर उनको ऐसा लगा कि खतरा आ रहा है और इंडिया विलय करना चाह रहा है, और हमने उनको फिर क्लियर किया कि नहीं, हमारे ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम चाइना नहीं है, हम आपकी सॉवरेनिटी की, हम आपकी जिसको आप कहते हैं आपकी इंडिपेंडेंस की हम बहुत इज्जत करते हैं, और हम आपको एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ही देख रहे हैं और हम आपको कोई अपने में मिलाना नहीं चाहते। ठीक है, तो नेपाल आ जाता है। चाइना आपको मालूम ही है, चाइना के साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, भूटान भी आ जाता है, क्योंकि आप कह सकते हैं ये बिल्कुल हमारे मैप के बिल्कुल इंडिया के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो बांग्लादेश आ जाता है। अब बांग्लादेश, सोनार बांग्ला जिसको कहेंगे हम, तो ये आप जानते हैं कि कैसे ब्रेकअप हुआ इसका। ब्रेकअप कैसे हुआ इसका, ब्रेक कैसे हुआ, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें फिर इनके बीच में जो एट्रॉसिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए, जिसके कारण 1971 में बांग्लादेश जो है उसके नए देश का एक निर्माण हुआ जो कि था बांग्लादेश। ठीक है, वो भी क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा, उसमें भी आपको मालूम है कि हमारा बहुत बड़ा रोल रहा मुक्ति बाहिनी का। ठीक है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और क्या था, फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ जो थे वो आर्मी चीफ थे, बहुत सारा इनका रोल रहा। वहाँ पे मुजिबुर रहमान थे जो कि इसके लिए पूरा फाइट कर रहे थे मुक्ति बाहिनी के लिए और अपना बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए, और फाइनली बांग्लादेश जो है लिबरेट हो जाता है 1971 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई, जहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो उसमें से 5 अगर आप देख रहे हैं तो 5 कंट्रीज सीधे ईस्ट में हैं। ठीक है, इसलिए हमारी ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनका एंटर करना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके साथ हम बॉर्डर ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा वो है, थोड़ा सा हमारा जो आप कह सकते हैं वल्नरेबल पॉइंट्स भी आ सकता है, क्योंकि माओवाद या नक्सलवाद की जो समस्याएं हैं वो भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है। नागालैंड जो है एक तरह से आपको मालूम है इंडिपेंडेंस अपनी डिमांड करता हुआ आया है बहुत टाइम से, तो ये एक वजह है हमारी। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल लोकेशन के अलावा भी मैं चीज़ें समझा रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू द वेस्टर्न साइड। आपको मालूम है पाकिस्तान हमारा नेबर है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो आपको ये भी मालूम है कि हमेशा से बहुत ज़्यादा मुश्किल चले हैं, हमेशा से बहुत ज़्यादा, जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से हम स्वतंत्रता मिली है हमको, तब से जब 2 कंट्रीज़ का डिवीजन हुआ है, तब से पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा संबंध जो है वो हमेशा खींचातानी वाले रहे हैं। एक और कंट्री जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है वो मैं बता दूँ, एक कंट्री जिससे हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये लोगों को कम पता है क्योंकि जब हमारे दिमाग में हम मैप बनाते हैं ना, तो कैसे बनता है कि हमारे दिमाग में आता है ये पाकिस्तान इंडिया के बगल में, और पाकिस्तान के उस तरफ जो है वो अफगानिस्तान है। लेकिन आपको पता नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं कहाँ पे, हमारा जम्मू कश्मीर, ये जो लद्दाख का एरिया है, लेह लद्दाख का, वहाँ पे हम बॉर्डर इनके साथ शेयर करते हैं। हालांकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे लिए बड़ा, आपको मालूम है कि बड़ा सेंसिटिव भी है और बड़ी दिक्कतें भी हैं हमारे साथ। वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी क्षेत्र है, अक्साई चीन का भी दिक्कत है हमारे साथ, तो बहुत सारी समस्याएं हमें जम्मू कश्मीर में आती हैं। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो तजाकिस्तान भी जो है वो भी हमारा मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत कम डिस्टेंस है, तो एक तरह से हमारा नेबर है, लेकिन उसके साथ हम पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर नहीं करते। ठीक है, उसी तरह अगर आप देख लें तो श्रीलंका जो है ये भी हमारा नेबर है, इसके साथ भी, लेकिन हम पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर नहीं करते। लेकिन इंडिया और श्रीलंका जुड़ा हुआ है, मतलब कब से जुड़ा हुआ है, राम सेतु के टाइम से अगर आप देख लें तब से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक और मैंने एक शॉर्टी नोट सीरीज़ की हुई है एजीक्यू में, जो आप देख सकते हैं।
उसमें मैंने एक पाल्क स्ट्रेट से लेके एक समस्या के बारे में बात की है जो कि बॉटम ट्रॉलिंग की समस्या है, जो कि फिशिंग से रिलेटेड है, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर बना हुआ है ना, वैसे ये बहुत सालों से बोन ऑफ कंटेंशन जो है बॉटम ट्रॉलिंग बना हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, आर्चिपेलागोस की बात हम करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको मालूम है लक्षद्वीप आइलैंड आता है, ठीक है। अब तीन साइड में जब हम बात करते हैं तो ये पूरा जो रीजन है ये क्या कहलाता है, IOR कहलाता है, विच इज इंडियन ओशन रीजन। दिस इज ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं, और ये अरेबियन सी है, ठीक है। ये हम ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम में जो रिवर्स होती हैं जो इंडिया में, वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरेबियन सी में गिरती हैं, तो उनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इतना जो मैंने अभी तक पढ़ाया आई होप वो आपको क्लियर है। अब हम जब लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन हम आगे से पढ़ते हैं, लोकेशन आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगी, मैं सब मिटा दे रही हूँ, ये सब क्लियर होगा। अब देखो लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया का अगर हम मैप की बात करते हैं, वर्ल्ड मैप की बात करते हैं एग्जैक्टली, तो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न, इस तरह से डिवाइडेड होता है। जो मतलब वर्ल्ड ग्लोब को आप देखेंगे, जब ग्लोब उठा के देखेंगे ना आप, तो आपको एक समझ में आएगा कि उसको वर्ल्ड ग्लोब को हमने डिवाइड किया हुआ है इमेजिनरी लाइन्स से, है ना, उसमें कुछ इमेजिनरी लाइन्स हमने बनाई हुई हैं। एक वो इक्वेटर आप जानते हैं, लॉन्गिट्यूड आप जानते हैं, लैटिट्यूड आप जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कॉन्टिनेंट्स एंड पूरी सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। ये लाइंस एक्चुअली नहीं खींची हुई हैं, ये इमेजिनेशन में हमारी खींची हुई हैं, जिनसे हमें लोकेशन समझना बहुत आसान होता है, ये ज्योग्राफिकल पिन पॉइंट लोकेशन करना बहुत आसान होता है। किसी भी कंट्री के बारे में जब हमें जानना होता है तो हम फला कह लेते हैं कि वो इतने इतने लैटिट्यूड, इतने इतने लॉन्गिट्यूड में है, तो आप बिल्कुल जैसे उस पर देखते हैं ना, कंपस पे अपन वो देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह है। GPS जितना पूरी दुनिया का अपन काम करते हैं, GPS लोकेशन के बिना आजकल अपन कहीं जा नहीं पाते, ये सब कुछ जो है इन्हीं के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। अब जिसपे हम बात कर लेते हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं अब ग्लोब अगर बनाऊँ तो स्क्वायर है अपना ग्लोब, तो ठीक है यार मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये अंडे टाइप का बन गया है, बट ओके ठीक है समझने के लिए। ये जैसे यहाँ पे आ गया ये इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। आपको मालूम है प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री होता है। खैर अब यहाँ से यहाँ तक अपन बना लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है इनको जो ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो लंबी लाइंस होती हैं, और लैटिट्यूड जो होते हैं ये होते हैं, इनको लैटिट्यूड्स को क्या बोला जाता है, पैरेलल भी बोला जाता है, क्योंकि इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ना तो इनका डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, इनका डिस्टेंस सेम होता है। और ये जो है इनको आप कह सकते हैं, पूरी तो नहीं बन पाएंगी, ठीक है, जितनी बन रही है उतनी बना दे रही हूँ मैं, सिर्फ समझने के लिए बनाया जा रहा है ये, ठीक है। ये बीच के बीच जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, वो 0 डिग्री पे होता है, वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पे आपको मालूम है कि आपका क्या जाएगा, ये जो है 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर है, उसके अलावा ये जो है इनको क्या बोला जाता है, इनको पैरेलल्स बोला जाता है, और ये जो है ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर आपको लोकेशन देखनी है तो भारत की लोकेशन क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है जैसे मैंने कहा, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप पूरा बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न में नहीं जाता। सदर्न कौन सा होगा, जो इसके ऊपर का है ये नॉर्दर्न है, इसके ऊपर नीचे का जो होगा वो सदर्न है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो पूरा कहाँ आता है, नॉर्दर्न में आता है। और कहाँ पे आता है, एक और चीज़ अगर आप समझें तो ये ईस्टर्न में आता है, यहाँ जो होगा ये वेस्टर्न होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप लोकेशन देखेंगे तो भारत की लोकेशन ईस्टर्न पे आती है। अब इसमें ये देख लीजिए आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या आता है, एक बार अपन पूरा डायमेंशन पढ़ लेते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, ये लैटिट्यूड है। ऐसे में मतलब यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ से लेके अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं और यहाँ से लेके आप यहाँ तक देख पा रहे हैं तो आप पढ़ पा रहे होंगे इसको। और लॉन्गिट्यूड अगर अपन देखें तो 68 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो कैसे पता चल रहा है आपको, यहाँ पे देखिए आप, ये आपको यहाँ पे पढ़ने में अगर आ रहा होगा तो ये लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 इंचेस यहाँ, और ये 8 डिग्री 4 इंचेस यहाँ, तो ये सीधी लाइन कट रही है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आप 68 डिग्री 7 इंचेस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप 97 डिग्री 25 इंचेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सीधी लाइन कट रही है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस एंड टू इस एंड, अगर आप नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं तो आ रहा है 3214 किलोमीटर्स का, 3214 किलोमीटर्स का। और ये अगर आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट जो सदर जो पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, वो 2933 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया की अगर पता चल गई हो तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन आप समझ चुके हैं। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिस्टेंसेज हैं, तो वो दोनों आपको क्लियर हो गए। नाउ अब इसमें हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम उसकी बात करते हैं किसकी, ग्लोब की, ये आपका हो गया इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इस तरह का आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे जाता है, 23 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ पे जाता है। और ये क्या करता है, इंडिया को तकरीबन माना जाता है कि ये जिस लोकेशन पे है तकरीबन इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ये। ठीक है, इसको आप 8 स्टेट से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया को कितने स्टेट्स में, कितने स्टेट से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो 8 स्टेट से होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कई जगह पे, अब मुझे मतलब मध्य प्रदेश तो पता है, विदिशा के पास पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने बकायदा ऐसा बड़ा सा ना वहाँ पे स्तंभ टाइप का बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और लोग रुक के फोटो वोटो भी खिंचवाते हैं वहाँ से, तो इस तरह का भी है। और साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज टू अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बेस्ट बे ऑफ बंगाल, वो मैंने आपको लोकेशन दिखाई दी उसकी, उसमें क्लियर है। उसके अलावा लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में पड़ता है, ये भी हम लोकेशन दोनों की देख चुके हैं। ये क्या है, आइलैंड्स हैं। ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का वो क्या कहलाता है, वो इंदिरा पॉइंट कहलाता था, लेकिन 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट जो है सबमर्ज हो गया है पानी में, तो ये पॉइंट जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। और वेस्टर्न पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको तो सर क्रीक कहलाता है। क्या कहलाता है, सर क्रीक। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कच्छ में आता है, सर क्रीक कहलाता है, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, वैसे ही अगर आप बात करेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, अगर उसकी बात करूं मैं तो उसको कितुबू बोलते हैं। कितुबू, कितुबू जो है वो आपका कितुबू अरुणाचल प्रदेश में आता है ये। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। नाउ एरिया जो है वो मैं अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। टोटल एरिया अगर हम देखें इसका तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका तकरीबन, इतना टेक्निकल नहीं पूछेगा कोई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वर्ल्ड के एरिया में अगर आप पूछते हैं जोग्राफिकल लोकेशन में वर्ल्ड वाइज कि कितना कंट्रीब्यूट होता है, कितना परसेंट है, तो आप बोल सकते हैं 2.4% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वर्ल्ड का वो इंडिया में आता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री हमारी अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है। और इसी में अगर हम बात करते हैं हमारे टोटल फ्रंटियर जो है, लैंड फ्रंटियर जिसको बोलते हैं, तो लैंड फ्रंटियर इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको लैंड बाउंड्री या लैंड फ्रंटियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स दिस टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन जो है इंडिया की, आपको मालूम है पेनिनसुलर कंट्री है, तो ऑब्वियसली हमारा जो कोस्टल लाइंस है वो बहुत लंबी होंगी। सबसे बड़ी हमारी कोस्टल लाइन कहाँ है, गुजरात में। सबसे बड़ी हमारी कोस्टल लाइन कहाँ की है, गुजरात की, लॉन्गेस्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं तो इंक्लूडिंग लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड को मिला के अगर बात करते हैं तो 7,517 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, टोटल कोस्टल लाइन। ठीक है, now both the longitudinal and latitudinal extent of mainland is approximately 30 degrees despite the fact that the north south extent seems to be larger than the east west। हमारा दोनों का ही अगर बात आप करते हैं तो एक और चीज़ है, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हमारा नॉर्थ से जो साउथ है वो आपको ऐसा लगता है एक्सटेंड जो है ऐसा लगता है कि लंबा है, लेकिन आप तकरीबन अगर देखेंगे तो अगर आपने हम जैसे मैंने किलोमीटर्स में भी आपको बताया तो तकरीबन किलोमीटर्स वाइज सेम ही है वो। ठीक है, तो अगर आप डिग्री वाइज भी देखेंगे तो 30 डिग्री है, मतलब वो दोनों ही इक्वलेंट है, वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों इक्वलेंट है, जबकि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद नॉर्थ साउथ से ज़्यादा होगा, नॉर्थ साउथ का ज़्यादा होगा कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट। तो ये चीज़ क्लियर है।
नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब हम IST की बात कर लें, ठीक है। IST जिसकी हम बात करते हैं, IST में जब मैं बात करती हूँ, अभी एक्चुअली ये हम कुछ और करने वाले हैं। बेसिकली हम मेनलैंड इंडिया की अगर हम बात करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 3214 किलोमीटर्स है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो है 2933 है। ये हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं जब मैंने आपको मैप दिखाया था, ठीक है। टेरिटोरियल लिमिट जो है इंडिया की एक्सटेंड कहाँ तक करती है, 12 नॉटिकल माइल्स तक करती है टू द कोस्ट। एक नॉटिकल माइल कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूं, कई बार ये वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये एक नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.852 किलोमीटर्स होता है। The southern part of the country lies within the tropics and northern part lies in subtropical zone or the warm temperate zone. The location responsible for large variation in landforms, climate, soil type and natural vegetation in the country. अब आपको ये समझ में आ गया कि इंडिया की जो लोकेशन है जोग्राफिकल वो इस तरह की है कि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो ट्रॉपिक्स में आता है और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। इसी वजह से आप क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है। अगर आप मिट्टी के प्रकार में देखें उसमें, अगर वेजिटेशन में देखें उसमें, अगर आप क्लाइमेट में देखें उसमें, अगर आप नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं हर जगह में, वो हर जगह के आपको अलग अलग दिखेंगे। नाउ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जब मैं बात करती हूँ तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मतलब आपको मालूम है कि दो तरह से होता है ना। GMT जो ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो तो हम फॉलो करते नहीं है। ग्रीनविच मेरिडियन से हमारे यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से जाती है, 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट से जाती है। और कहाँ से जाती है, मिर्ज़ापुर। हम छोटे थे ना तो उसको पढ़ते थे कि स्टैंडर्ड जो IST है हमारी, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, उसके हिसाब से मतलब वो निर्धारित होता है ना। तो हम जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे कि वो नैनी से निकलती है, यूपी में नैनी, इलाहाबाद के पास नैनी है, वहाँ से निकलता है। तो वही आपको समझना है, आजकल स्पेसिफिक हो गया थोड़ा कि मिर्ज़ापुर में निकलता है, उत्तर प्रदेश में। और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक ही कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। मतलब आपको क्या मालूम है, इसमें एक ही टाइम जो है, US वगैरह में ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो GMT के हिसाब से चलता है और टाइम वेरिएशन होता है। हमारे यहाँ एक ही टाइम जो है पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। और इसको अगर आप टाइम लैग, ऑब्वियसली टाइम लैग होगा क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से टाइम लैग होगा। तो टाइम लैग जो है हमारा 2 घंटे का है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, विच इज़ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो अहेड है, ऑब्वियसली ये मैं बता चुकी हूँ, 5.5 घंटे का अंतर है ना, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। और आगे हैं हम GMT से, तभी हमें मालूम है कि हम अमेरिका वगैरह से क्या इस एक मामले में कम से कम अपन उनसे आगे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने स्टेट से पास होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इसको जो कंसिडर किया जाता है वो क्या किया जाता है, नैनी, इलाहाबाद, 2 चीज़ें से कंसिडर किया जाता है। हम बचपन में इसको पढ़ते थे, नैनी, इलाहाबाद। और अभी जो बोला जाता है वो क्या है, मिर्ज़ापुर, UP। मिर्ज़ापुर आप इसलिए याद करना आसान होगा क्योंकि अभी वो आई है ना OTT, बढ़िया। मिर्ज़ापुर किसकी है, वो पंकज त्रिपाठी की, है ना, तो उससे याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो कितने स्टेट से पास होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड में दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये तो हम बात कर चुके हैं कि लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करते हैं ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हम कर चुके हैं। इसमें से लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो जिसके साथ हम शेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। लोगों को अक्सर इस बात में हैरानी होती है, उनको लगता है कि या तो ईदर इट इज़ चाइना और पाकिस्तान, एंड दैट इज़ वाई द क्वेश्चन इज हियर, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट अगर आप बात करते हैं तो हमारे ईस्टर्न नेबर हैं ये, 4096.7 किलोमीटर जो है इनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और शॉर्टेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ करते हैं, जैसे मैंने कहा लद्दाख में। अच्छा हाँ, वो मैं अभी बता रही थी ना, वो नॉर्दर्न पॉइंट जो, सॉरी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो सर क्रीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट जो है ना वो किबूथू है, किबूथू, नॉट कितुबू। एक्चुअली मुझे उसका नाम हमेशा कंफ्यूजन होता है और मैं बड़ी मुश्किल से उसको याद रखती हूँ, किताब से करके, और वो किताब से मुझे कुतुबू याद रह गया और ये भूल गई कि कुबूथू है वो, ठीक है। कुबूथू है वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है,
ठीक है, चलो अभी क्लियर हो गया। हालांकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, वैसे मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किबूथू बताया था कि कितूबू बताया था। एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं अक्रॉस द सी सदर्न नेबर्स जो है हमारे श्रीलंका है और मालदीव्स हैं। अब इसमें भी जब हम बात करेंगे आइलैंड्स की, तो उसमें आपने नाम सुनने में आएगा आपको 10th पैरेलल, 9th पैरेलल, 8th पैरेलल। तो ये भी क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप से मिनिकॉय के बीच में जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं क्या, 9th पैरेलल। फिर एक होता है जो कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है, उसको हम बोलते हैं 8th पैरेलल। तो ये अलग अलग नाम है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी, जो कि मैंने कहा पाल्ग स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। मालदीव्स जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड पे है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अनदर वन। अब हम फिजिकल फीचर की जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो देखो मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि फिजिकल फीचर इंडिया का क्या होता है। ठीक है, फिजिकल फीचर जो है, फिजियोग्राफी जिसको हम कहते हैं भारत की, इंडिया की, वो आउटकम है स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का। ठीक है, लैंड ऑफ इंडिया एग्जिबिट ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, जिसमें जियोलॉजिकली अगर आप देखते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस एंड मोर स्टेबल लैंड ब्लॉक ऑन द अर्थ सर्फेस, जिसको आपको जानते हैं आप, इसमें गोंडवाना की नाम आती है। गोंडवाना का अगर आप बात करेंगे तो गोंडवाना आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम है। लैंड पीस की हम बात करते हैं, एंशिएंट मोस्ट लैंड पीस की, तो उसमें से एक जो है वो गोंडवाना है। ठीक है, आप ये नाम आगे जाके सुनेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, पहली बात है हमारा हिमालयन। ठीक है, फिजिकल फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है हमारा हिमालयन, ये तो आपको मालूम है। हिमालय, द ग्रेट माइटी हिमालयाज ऑफ इंडिया, जिसको अगली बार जाके आपको 3 में डिवाइड करना है ना, जिसमें आपको शिवालिक रेंज आप पढ़ेंगे, फिर उसमें आप हिमालयन रेंज, फिर आउटर हिमालयाज भी आप पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो है आपके हिमालय में आ जाता है। ठीक है, इसमें अपन फिर पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज, जैसे आपने पढ़ा ही, वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बाद अगर अपन बात करेंगे तो आ जाएगा नाम आपके कोस्टल आइलैंड्स का, कोस्टल प्लेन्स का, एक्चुअली कोस्टल आइलैंड्स का नहीं, कोस्टल प्लेन्स का। आइलैंड ऑफ इंडिया, इसको आप 5वां बोल सकते हैं। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया जो है ये 5वां बोल सकते हैं आप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इतने में अपन डिवाइड कर सकते हैं जब हम जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो 5 में। ठीक है, 5 में अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, हिमालय, पेनिनसुलर, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। और मैं आपको बता दूं कि जब इसमें बात करते हैं सबसे पहले हिमालय की या नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है वो कौन से कहलाते हैं, आपके हिमालयास कहलाते हैं। ठीक है, जब आपको बात मालूम है, मैं आपको एक और बात बता दूं, माउंटेन रेंजेस और माउंटेन सिस्टम्स में भी डिफरेंस होता है। माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, वो नॉर्मली एक लाइन में होते हैं। हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज है, तो उसमें आप क्या बात कर रहे हैं, उसमें एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही लैंड ब्लॉक से ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और माउंटेन सिस्टम में क्या हो जाता है, माउंटेन सिस्टम में और भी रेंजेस आ जाती हैं, और उनमें उनका जो डेवलपमेंट है या वो किस चीज़ से आते हैं, सोर्स जो होता है उनका, वो एक होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हिमालय यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स बोला जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको मालूम है कि जब हम रॉक फॉर्मेशन की बात करते हैं, या आपको ये मालूम है कि आपको टर्शरी पीरियड में बने हैं, तो मतलब बहुत रीसेंट हैं, मतलब इनका जो बनावट है वो बहुत रीसेंट है, बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, अनलाइक जिनको हम क्या बोलते हैं, कौन सा, अरावली रेंजेस जो हमारे यहाँ हैं, उनसे अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट स्टार्क एंड पे रख देंगे तो आप हिमालयास को रखेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है दुनिया की, आपको मालूम है, दी एंडीज। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर लेते हैं, रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बहुत यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हाई पीक्स हैं, बहुत डीप वैलियाँ और फास्ट मूविंग रिवर्स हैं। इसलिए जब हम अभी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, चाहे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया अगर इसमें नहीं भी है तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी कि 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम माने जाते हैं भारत में। उसमें से एक जो है, जो प्रमुख माना जाता है, वो हिमालयन है। ठीक है, जिसमें बाद में अगर आप बात करेंगे तो उसमें ब्रह्मपुत्रा भी आता है, गंगा भी आता है, इंडस वैली भी, इंडस रिवर का भी आता है ड्रेनेज सिस्टम, वो सारी हिमालयन रिवर्स हैं। ठीक है, और इनका जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो काय से फॉर्म होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कंपोज होते हैं किससे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, जो कि
जेंटली राइज करते हैं हिल्स में और वाइड वैलीज में। ये चीज समझ गए हो? इसमें आपको क्या समझ में आया? नॉर्दर्न लेज जो है एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल अगेन वी मीन बाय सॉइल, ऑफ कोर्स आपको मालूम है, राइट। एंड पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो किससे कंपोज होता है? इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। आप सेडिमेंट्री रॉक्स में कहाँ की बात कर रहे हैं? ऊपर। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में? इग्नियस और मेटामॉर्फिक्स। अब आपको मालूम है जब हम रॉक्स की बात करते हैं तो उसमें बसाल्ट रॉक्स भी होती है, इग्नियस भी होती है, मेटामॉर्फिक भी होती है, सेडिमेंट्री भी होती है ना। अब इसमें डिवीजन कैसा होता है? अगर आप इग्नियस की बात करते हैं तो कैसे नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे, जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है क्या बनती है? इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। सेडिमेंट्री क्या होती है? बहुत सालों के जो लेयर बाय लेयर, परत बाय परत जो आप सेटलमेंट्स होते हैं लेयर्स के, उनको आप मोटे मोटे तौर पर क्या बोलते हो? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हो, ठीक है। उसके बाद मेटामॉर्फिक क्या होता है? जो कि अंडर ड्यूरस रहता है वेदर के या प्रेशर के, है ना। उसमें आपको क्या बोलते हैं? वो आप कहते हैं कि उसमें फिर वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेती है। सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स जो अपना फॉर्म जब चेंज कर लेती है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उनका, तो बनती है क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपको डिवीजन क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आपको तीन चीजें समझ में आई कि यूजफुल टोपोग्राफी है, हाई पीक्स हैं, डीप वैली है एंड वेरी फास्ट मूविंग रिवर्स है। नाउ अब मैं जब फिजिकल ज्योग्राफी उसकी बात करते हैं हम, ये हटा दे रही हूं मैं, ये पांच आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। किसमें? हिमालयन, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ये पांच डिवीजन होते हैं, ठीक है। ये हटाने के बाद मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, हालांकि यहाँ पे भी लिखे हुए हैं तो आपको क्लियर होगा, लेकिन फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल डिविजन्स। फिजियोग्राफिकल, पहला तो हिमालयन माउंटेन, जैसे हम बात कर ही रहे हैं, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन माने जाते हैं और सबसे रगड माउंटेन बैरियर माने जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपको मालूम है कि दुनिया के लोग जो हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं हिमालय पे, और खासकर कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने, है ना, सबमिट करने, राइट। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आते हैं, हालांकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं आता है, लेकिन मतलब हमारे भी बहुत हायर पीक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पीक्स हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ K2 है, हमारे यहाँ कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। हमारे यहाँ मानसरोवर भी हमारे यहाँ नहीं आता है, लेकिन हाँ खैर मानसरोवर की वो करने लोग हमारे यहाँ जाते हैं, ठीक है। क्या करने जाते हैं हमारे यहाँ? मानसरोवर की। हमारे यहाँ तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत हैं, उनको कहा जाता है कि लोग जो है वो पिलग्रिमेज के लिए मानसरोवर जाते हैं। तो खैर वो आप छोड़ देते हैं, वो तिब्बत का क्षेत्र है, लेकिन खैर आप समझ गए ना बात की। सबसे बड़ी जो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं या लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं वो कहाँ पे हैं? हिमालय में है, और इस वजह से इसको रगड माउंटेन बैरियर बोला जाता है दुनिया का, ठीक है। ये माउंटेन्स जो है जियोलॉजिकली यंग है, जिसमें कहा यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, ठीक है, और स्ट्रेटेजिकली फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये भी समझ में आ गया, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करते हैं तो उनकी ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसको सेंट्रल एक्सियल अगर आप रेंज में बात करते हैं तो 2500 किलोमीटर है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड देयर विड्थ वेरी फ्रॉम 400 किलोमीटर जो कि कश्मीर में है, और 140 किलोमीटर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप समझ गए कि किस क्षेत्र में कितना फैला हुआ और कितना विशालकाय माउंटेन है ये, मतलब माउंटेन रेंज है ये, एक माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इसको भी आप फर्दर डिवाइड करेंगे, इसमें आप हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, आउटर हिमालयाज सब में आप डिसाइड करेंगे। आउटर हिमालयाज को शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक रेंजेस, ठीक है। हिमालय कंसिस्ट करता है 4 माउंटेन रेंजेस को, जो कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज, तिब्बतन हिमालयाज, ग्रेट और इनर हिमालयाज, जिसको हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है, या लेसर हिमालयाज और हिमाचल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, और शिवालिक जो है जिसको आउटर हिमालय बोला जाता है। अब मैं आपको बता दूं जब शुरुआत हुई है तो शुरुआत में बहुत लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स जो है उसमें आते हैं, मतलब तकरीबन 6-6 हज़ार जो इनकी वो रहती है ना हाइट रहती है, उतने उतने ऊंची पीक्स जो है वो उसमें आती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है वैसे वैसे उसकी लॉफ्टीनेस जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम जब ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो आप ट्रांस हिमालय समझ लीजिए कि ग्रेट हिमालयाज कंसिस्ट करता है काराकोरम रेंज में, लद्दाख, जंस्कार वैली, कैलाश माउंटेन रेंजेस जो हैं वो सब यहाँ आती हैं, ठीक है। नाम याद रखते हुए चलना, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और कैलाश माउंटेन, ये कहाँ में आते हैं? ट्रांस हिमालयाज में। ये क्वेश्चन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये भी पूछे जा सकते हैं कि किसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं माउंटेन, और इसमें तिब्बत हिमालय के तौर पे इनको ज़्यादा आता है। ट्रांस हिमालय तो हम बोल रहे हैं, नॉर्मली जो वहाँ पे बोलचाल की भाषा में लोग इसको बोलते हैं, इसको तिब्बतन हिमालय, ये तिब्बत हिमालय बोला जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है आप इसमें बात कर सकते हैं रीजन्स एंड मोस्ट पार्ट ऑफ दीज रेंजेस लाई इन तिब्बत, ज़्यादातर जो है वो तिब्बत में आती हैं। जैसे अगर आप मानसरोवर की भी बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हम तिब्बत की बात करते हैं, राइट। अब इसमें हिमालयस की अगर बात करते हैं हम,
इनमें द ग्रेट और इनर हिमालय जो है, जो हिमाद्री की बात हो रही है, ठीक है। अब हिमाद्री को आप ये समझ लीजिए कि इसमें भी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है वो आते हैं। कंटिन्यूस रेंज है जिसमें आप मान सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 6000 मीटर तक की अगर आप लॉफ्टिएस्ट मानते हैं तो वो हाइट जाती है। इसमें सारी प्रोमिनेंट जो हिमालयन पीक्स हैं और बहुत सारी जो है वो इसके अंदर आती हैं। जैसे आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट इसी में आता है, जिसको आप कहते हैं नेपाल में, है ना। सबसे ऊंचा अगर आप पर्वत मानते हैं पूरी दुनिया का तो कौन सा आता है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट आपको मालूम है 8848 मीटर। मतलब ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंचनजंगा हमारे यहाँ है, ठीक है। इसमें K2 भी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो 8598 मीटर्स इसकी हाइट है। मकालू जो है वो नेपाल में 8481 है। धौलागिरी जो है नेपाल में 8172 है। ये बहुत लंबी लंबी पीक्स हैं। नंगा पर्वत जो है फिर भारत में है, 8126 इसकी की हाइट है। अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है, अन्नपूर्णा। नंदा देवी जो है फिर इंडिया में है, और नमचा बरवा जो है ये भी इंडिया में है। तो ये इसकी कुछ बहुत बड़े बड़े पीक्स हैं जो इसके इस हिमाद्री रेंज में आते हैं। A fold of great Himalayas are symmetric in nature. The core of this part is Himalaya is composed of granite. आपको एक और चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सिमेट्रिक है नेचर में, ठीक है। और इसके जो कोर है ना इसका पार्ट वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। पेरिनियली स्नोबाउंड है, मतलब यहाँ पे इतना हायर टेम्परेचर पे बना हुआ है कि ये कभी इस पे जो बर्फ़ है वो कभी नहीं पिघलती। आपको जो भी आपने कभी इमेजिन कर सकते हैं आप माउंट एवरेस्ट बिना बर्फ़ के, है ना, तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं पिघलती। इतना एल्टीट्यूड है, सी लेवल से इतनी ऊपर है कि वहाँ पे बर्फ़ जो है वो 12 महीने जो है साल के रहती है। और नंबर ऑफ ग्लेशियर जो हैं वो डिसेंड करते हैं इस रेंज से, ठीक है। और खूब सारे पासेस भी हैं इसमें, मतलब हिमालयन रेंज में ही आपने सुने होंगे ना, जितने आपने पासेस सुने होंगे, जोर्जिला पास, ला पास, ये सारे जो पासेस हैं वो इन्हीं में से निकलते हैं, ठीक है। जोर्जिला पास नाम कितना खतरनाक है एकदम। वो कौन सी मूवी आई थी वो अमरीश पुरी वाली, जिसमें वो ऐसी कुछ पता नहीं क्या नाम था उसका, इसी टाइप की कोई मूवी थी वो। लेसा हिमालय या फिर हिमाचल जिसको हम बोलते हैं, ये जो है भैया ये साउथ में पड़ती है हिमाद्री के, ठीक है। और इसमें हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स हैं। ये समझ लो कि इसमें जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, वो बहुत हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक कहती हैं। और अल्टीट्यूड इनका कितना वेरी करता है, 3700 मीटर से लेके 4700 मीटर्स पे करता है। और तकरीबन आप इनकी विड्थ कितनी मान लीजिए, तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास। फेमस रेंज कौन सी इनकी, पीर पंजल है जो कि लॉन्गेस्ट मानी जाती है। अगेन इस पर पूछा जाता है कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो पीर पंजल रेंज है, और धौलाधार है, और महाभारत रेंज है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली जो है हिमाचल प्रदेश में इसमें आ जाती है। और इसमें सबसे बेहतरीन हिल स्टेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े आपको हिल स्टेशंस मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के, मतलब हिमाचल प्रदेश में मोस्ट ऑफ टाइम तो वो आपको इसी में मिलते हैं, ठीक है। नाउ शिवालिक्स की बात कर लेते हैं हम। शिवालिक्स की जब हम बात करते हैं, जिनको हम आउटर हिमालय के तौर पे जानते हैं, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक्स। इनकी एक्सटेंड जो है ये बहुत, अब ये नीचे लोअर माउंटेन्स आ गए, है ना, लोअर आ गए। इनकी एक्सटेंड जो है 10 से 15 किलोमीटर होती है, और इनमें जो हाइट है तकरीबन वो 900 से 100 मीटर के आसपास के भी इनमें हिल्स हैं, ठीक है। ये रेंजेस जो है इसमें अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स के थ्रू हैं, जो कि रिवर्स से आती हैं, जो कि मेन रेंजेस होती हैं लोकेटेड फादर नॉर्थ। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें मैं समझा दूं। इसमें होती है एक तो भागरा, इसको बोलते हैं भंगार, और एक बोली जाती है खादर। अब ये जो होती है ना भंगार और खादर, इसमें ये चीज़ समझो कि भंगार जो होती है ये ओल्ड एलुवियम होती है, ठीक है, ओल्ड एलुवियम सॉइल होती है, उससे बना हुआ होता है। और ये जाके कहाँ खुलता है, इसको आप कहते हैं ये लोअर एरिया में जाके खुलता है। भंगार जो होता है इसमें लिख दे रही हूँ मैं, एलुवियम, ओल्ड एलुवियम लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। ओल्ड एलुवियम की बनी हुई होती हैं ये, जो कि आप कह सकते हैं ये कहाँ जाके खुलती है, ये लो प्लेन्स में होती है, ठीक है, लो प्लेन्स में होती है। और कहाँ जाके एंड होती है, ये खादर में जाके एंड होती है। जबकि खादर जो होता है वो न्यू एलुवियम की बनती है, और वो कब होता है, जो नॉर्दर्न ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये फ्लो होके आती हैं, तो उनके साथ जो मिट्टी बह के आती है उनका बनता है, और ये तराई में एंड होता है, ठीक है। ये इनके बारे में बात है। खादर और ये भंगार और खादर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रही हूँ, अब ये समझ में आ गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज जो हैं उनको
क्या बोला जाता है, इनको डंस भी बोल सकते हैं, दून्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको डंस और दून्स दोनों बोल सकते हैं। इसमें अगर आप बात समझ लें शिवालिक्स में, तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसको कई लोग इसको, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उसको दुन बोलते हैं, दुन बोलते हैं, दून बोलते हैं। वैसे इसको कई लोग डंस बोलते हैं, तो आप दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं। और देहरादून आपने नाम सुना होगा, कोतली दून आपने नाम सुना होगा, पटली दून नाम सुना होगा। ये सारी जगह हैं जो आपको वहाँ पे ऊपर की तरफ मिलती है। देहरादून तो स्पेशली स्टेट कैपिटल है, आप जानते हैं किसका, उत्तराखंड का कैपिटल है, और लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून्स माना जाता है, जिसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है 35 to 45 किलोमीटर है, और विड्थ जो है वो 20 to 25 किलोमीटर है। नाउ besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. Okay. वेस्ट टू ईस्ट, दीज आर एज फॉलोज, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, ये जैसे ऊपर देख पा रहे हो तुम, ठीक है। ये वेस्टर्न हिमालयाज है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया वेस्टर्न हिमालयाज है। ये काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज है। ये सेंट्रल हिमालय आ गया आपका, जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, और ये फाइनली नीचे आपका ईस्टर्न हिमालय आ गया, ठीक है। अब इसको जैसे अपन बात कर पा रहे हैं यहाँ पे दार्जिलिंग, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, तो ये सबसे अच्छा क्लियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से पूरी रेंज जो है वो चालू हुई है और यहाँ तक गई है। और वो कैसे चालू हुई है, काराकोरम, इंडस, ग्रेट हिमालय, और आपको क्या मालूम है यहाँ पे आपको ईस्टर्न हिमालय मिलता है आपको, ठीक है, अरुणाचल हिमालय। जिन अब अपने साथ हिमालय हो गया है ख़त्म। अब हिमालय मतलब जितना अपन को पढ़ना था उतना अपन ने पढ़ लिया, वरना तो अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन हिमालय बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन इसी को पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब अपन फटाफट जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पे। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं इनको इस शिवालिक के नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने भंगार और खादर बताया था ना, वो इसी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से आप कनेक्टिंग उसमें बोल सकते हैं, बीच में पड़ता है ये, ठीक है। अब क्या हुआ है, आप ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ पे आया, अब इसमें आपको दोआब वोआब की भी जो बात आती है ना, वो यहीं पर आती है ना। अब इसमें साउथ या शिवालिक के आप नीचे आते हैं, ट्रांजिशनल जोन कहते हैं इसको, जो हिमालयाज और नॉर्थ के बीच में आता है, पेनिनसुला इंडिया ऑफ द साउथ। इट इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। नदियों का जो दोआब होता है जिसको कहते हैं ना, तो वही टाइम है, ये ट्रांजिशनल लैंड फॉर्म कहलाता है ये। इसको अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन इसका एवरेज अगर आप मानते हैं तो 7 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्र। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो अबाउट तकरीबन आप मान लीजिए 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, और 240 से लेके 320 किलोमीटर ब्रॉड है, ठीक है। इसका अगर आप रिच सॉइल देखते हैं तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिच सॉइल है कि अगर आप वो एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, तो आपकी एग्रीकल्चर का जो इसको आप कहते हैं बैकबोन, या जिसको आप कहते हैं ना एग्रीकल्चरल हब, वो माना जाता है। सबसे प्रोडक्टिव पार्ट अगर पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में मतलब कम से कम इसका माना जाता है, तो यही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो वी आर ऑन दी सेकेंड लेवल, हमने जो फिजियोग्राफी की बात की थी उसमें हम दूसरे लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। सबसे प्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है, ये पॉइंट समझ में आ गया है। ट्रांजिशनल जोन है, ये बात समझ में आ गई है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है डिपॉजिट होती है, वो कहाँ से होती है, हिमालयन रिवर सिस्टम से आके डिपॉजिट होती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा से। ये चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद जब हम बात करते हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है अबाउट कितने 2400 स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर लॉन्ग है, और 240 से लेके 320 किलोमीटर ब्रॉड है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, है ना। ये मैं इसलिए रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि पॉइंट वाइज क्लियर होना चाहिए इसको। नाउ जब हम पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है बेसिकली, गंगा, ब्रह्मपुत्र और पंजाब, ठीक है। तो पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो सबसे वेस्टर्न पार्ट माना जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, जिसको कहा जाता है द पंजाब प्लेन्स, ठीक है। जिसको आपको मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की या हम बात करते हैं कृषि की, तो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या आते हैं, पंजाब के लहलहाते खेत आते हैं, है ना। तो अगर आप बात करते हैं तो ये वही जगह है। ये कहाँ से फॉर्म की जाती है, इंडस से और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, और उसका लार्जर पार्ट जो है इस प्लेन का अभी भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, मालूम है ना आपको। ओके, नाउ द गंगा प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, घाघर से लेके तीस्ता रिवर तक, ठीक है। और ये कहाँ पे है, स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड में है, और वेस्ट बंगाल में है ईस्ट में, ठीक है, द गंगा प्लेन्स। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये ज़्यादातर कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा का आपका बेल्ट क्या माना जाता है, असम। तो ये प्लेन्स भी कहाँ पे आते हैं, असम में आते हैं। अब इसमें मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑन रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भंगार, खादर, तराई हम डिस्कस कर चुके हैं। खादर कहाँ खत्म होता है, तराई में। मैं इसको आपको उसके हिसाब से और समझा दूंगी। ये पानी देख रहे हैं आप,
ये पानी देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये आपने अक्सर देखे होंगे जब आप जाते होंगे किसी जो आप हिमालय साइड पे या आप ऊपर माउंटेन्स पे जाते हैं, जब पानी जब ख़त्म होता है, जहाँ नदियाँ और वो ख़त्म होती हैं, वहाँ वो ऐसा क्षेत्र जो आपने कई बार देखा होगा, है ना। अभी हम बेसिकली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनको क्या बोला जाता है। अभी तक हमको ये नहीं मालूम था कि इनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर शब्द है, ठीक है। अब अगर हम भाबर की बात करते हैं तो भाबर क्या होता है? ये बेसिकली द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स। ये देखें आपने, ये जैसे आपने कई बार देखे होंगे कि आपको ऐसे कोस्ट पे या अगर आप रिवर साइड में देखेंगे, रिवर बेड की साइड में, तो आपको देखेंगे ऐसे छोटे छोटे पत्थर या पेबल्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। नैरो बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं पूरे, जहां जहां वो कोर्स रहता है नदी का उसके साइड साइड में, ठीक है। नैरो बेल्ट में हो जाते हैं जो कि तकरीबन 8 से 16 किलोमीटर होते हैं विड्थ पे, लाइंग साउथ टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक एंड इज नोन एज भाबर। इसको भाबर बोलते हैं ड्यू टू हाई पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? पोरस होना, है ना। जैसे स्पंज पोरस होता है ना, पोरोसिटी जो होती है इस रीजन की, इसलिए इसके जो पानी है कहते हैं वो इतना ज़्यादा पोरस रहते हैं। ये जो आपको यहाँ पे पेबल्स दिख रहे हैं, इतनी पोरोसिटी इतनी हाई रहती है इनकी कि यहाँ पे आके आपको ऐसा लगता है कि पूरी स्ट्रीम्स जो है वो गायब हो गई हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है नॉर्मली? ये स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स के नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, भाबर कहते हैं उसको। दूसरा अपन पढ़ेंगे तराई। तराई जैसे मैंने आपको बोला, खद्दर जो है, खादर जो है वो कहाँ एंड होता है? तराई में। अब तराई क्या होती है? बेसिकली साउथ ऑफ भाबर जो होता है वो तराई होती है बेल्ट, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 किलोमीटर होता है, और स्ट्रीम्स और रिवर्स जो होती है यहाँ पे रीइमर्ज होती हैं, ठीक है। और ये फौना और फ्लोरा का बेहतरीन नमूना होता है। यहाँ पे जितना फ्लोरा एंड फौना आपको तराई में मिलेगा उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स होती हैं विदाउट एनी प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल्स। इसमें कोई डिमार्केटेड चैनल्स नहीं होते, वहाँ पे उभरती हैं, और इसको आप कह सकते हैं मार्शी स्वम्पी कंडीशंस जो हैं वो बनती हैं, इसलिए इनको तराई कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन आपको यहाँ मिलेगा, और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा फौना की ग्रोथ जो है आपको यही मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जो पानी होता है वो एकदम मार्शी सा और गुई सी लैंड होती है, और उसमें कोई डिमार्केशन नहीं होता, ठीक है। जो भाबर में जो नदियाँ, जो स्ट्रीम्स थी, गायब हो गई थी, वो यहाँ पे दोबारा से उभर के सामने आ जाती हैं तराई में, ठीक है। अब भंगार की जैसे मैंने आपसे बात की, भंगार क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, और जैसे मैंने कहा कि ओल्ड एल्यूवियम से बनता है, ठीक है। ओल्ड एल्यूवियम से बनता है, और क्या होता है? फ्लड प्लेन्स के ऊपर होता है, और प्रेजेंट करता है क्या? टेरेस लाइक फीचर। अगर आप मैं इसको इस पे समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सॉइल जो होती है इस रीजन में वो कैल्करस होती है डिपॉजिट, जिसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? कंकर, है ना। उसको अगर आप वैसे बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? कैल्करस डिपॉजिट है, पर नॉर्मल भाषा में आप इसको कंकर समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। खादर क्या होता है? ये नए होते हैं, मैंने जैसे बोला कि न्यूली जो आती है, बह के आती है, जो एल्यूवियम सॉइल, उससे बनते हैं, ठीक है। बहुत रिच होते हैं ऑब्वियसली डिपॉजिट्स में, फ्लड प्लेस होते हैं, इनको खादर बोलते हैं। और ट्रैक्स जो होते हैं वो एनरिच होते हैं फ्रेश वाटर से, सिल्ट जो हर बार आती है ना, बह के जो मिट्टी आ जाती है उससे बनते हैं, और रेनी सीजन में बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। रेनी बारिश में ही वो आती है मिट्टी बह के, उसी टाइम पे बनते हैं, और सबसे फर्टाइल रीजन माना जाता है इसको। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया होता है। दो तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नाउ यहाँ पे जब आप रिवर वैली देखते हैं तो इस तरह से समझो, ये जैसे हिमालय है, ठीक है, ये इस वजह से समझना आसान होगा। यहाँ से नीचे बह के आई रिवर, ठीक है, यहाँ से बह के आ रही है, तो ये जो है यहाँ पे पत्थर 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 दिख रहे हैं, ये बना भाबर। फिर ये जो हिस्सा है ये मार्शी सा लैंड है, यहाँ पे दोबारा से जो स्ट्रीम है वो उभरेगी, ये बन गया आपका तराई। और फिर तराई के बाद जो है, तराई के बाद ये नीचे गया 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 खादर, तो यहाँ गया। अब ये जो है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा ये आपका हो गया भंगार, और ये अंदर का जो हिस्सा ये जो उभरा हुआ दिख रहा है ये हो गया खादर, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नाउ अब आ जाते हैं अपन अपने बढ़िया से अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जब अपन बात करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है अपना, upland form the largest physiographical division of India with a general elevation between 600 and 900 meters. The region constitutes irregular triangle. Delhi Ridge जो है इसका नॉर्थ वेस्ट है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज कहते हैं इसको, ठीक है। राजमहल हिल्स जो है वो ईस्ट में है, ये याद रखना, ट्राइंगल है ये बनता है, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल बनता है ये, ठीक है। इसमें दिल्ली रिज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, इस साइड पे पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जब आप देखते हैं राजमहल जो है वो ईस्ट में पड़ती है इस तरफ, और गिर रेंज जो है वो वेस्ट में पड़ती है इस तरफ, ठीक है। और एक कार्डमम सिल जो हिल्स है
वो साउथ में आती है, जो कि आउटर एक्सटेंड मानी जाती है पेनिनसुलर प्लेट्यूज के। और नॉर्थ ईस्ट, ये कई बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली रेंज जो है, दिल्ली रिज जो है, राजमहल हिल्स है, गिर रेंज है और कार्डमम हिल्स, इनकी लोकेशन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आउटर एक्सटेंट है उसकी, कार्डमम हिल्स साउथ में आती है, आउटर एक्सटेंट मानी जाती है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें एक्सटेंशन का, तो शिलोंग कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो होता है इसमें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना। गोंडवाना मैंने आपसे कहा कि ओल्डेस्ट लैंड मास की हम बात जब करते हैं तो हमें नाम आता है गोंडवाना का, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क ऑफ इंडिया कहलाता है। लैंड मास ऑफ इंडिया जो है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है वो, गोंडवाना लैंड है, ठीक है। इसके अलावा इट इज कंपोज्ड of old crystalline igneous and metamorphic rocks, ठीक है। Peninsular India is made up of the series of patland plateaus such as Hazaribagh Plateau, the Palamu Plateau, the Ranchi Plateau and the Malwa Plateau and the Coimbatore Plateau and the Karnataka Plateau। उस पर मैं कुछ और चीज़ें आपको और भी बता दूँ, इसमें कुछ और नाम भी आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। पेनिनसुलर प्लेट्यू को लावा प्लेट्यू भी बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप समझ लो, पेनिनसुलर प्लेट्यू को लावा प्लेट्यू भी बोला जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं मैं उनके अलावा आपको बता दूँ, एक इनका सेंट्रल हाईलैंड भी होता है, सेंट्रल हाईलैंड होता है जिसमें आप बात करते हैं नर्मदा में आ जाता है, जो कि मालवा रीजन के आसपास आता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट नाम जो आ जाता है वो डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। नर्मदा जो है सेंट्रल हाईलैंड जो है यहाँ पर है, मालवा प्लेट्यू को भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मालवा प्लेट्यू के आसपास आता है वो, तो कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भी आता है इसमें। डेक्कन प्लेट्यू में कौन सा एरिया आ जाता है आपका, ये जो है ये साउथ ऑफ रिवर नर्मदा है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है पूरा साउथ ऑफ रिवर नर्मदा है। मतलब क्या, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो नर्मदा रिवर आप देखेंगे तो उसके नीचे का जो क्षेत्र है साउथ जो है वो आपका पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू में, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा पड़ता है। इसके अलावा मेघालय प्लेट्यू आता है, ठीक है। बुंदेलखंड अपलैंड आता है। बुंदेलखंड अपलैंड मतलब क्या, सेंट्रल इंडिया आप समझ गए, ठीक है। बुंदेलखंड अपलैंड आता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, बुंदेलखंड अपलैंड। कर्नाटक प्लेट्यू को बुंदेलखंड अपलैंड आता है। कर्नाटक प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू भी कहा जाता है। कर्नाटक प्लेट्यू को एक और नाम क्या है इसका, मैसूर प्लेट्यू भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और नाम इसमें रह गया है, उसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ लिख रही हूँ मैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि कहाँ आता है, आपको मालूम है होना चाहिए, छोटा नागपुर तो सुना होगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है आपका छत्तीसगढ़ में आता है, झारखंड में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू माना जाता है, ठीक है। तो इतने प्लेट्यू में डिवाइडेड है। सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन में आपको बता ही चुकी हूँ। मालवा प्लेट्यू का भी काफ़ी हिस्सा आता है इसमें। मैसूर प्लेट्यू किसको बोलते हैं, कर्नाटक प्लेट्यू को। बुंदेलखंड अपलैंड भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेक्कन जो है आपको ये समझना है कि डेक्कन जो है वो नीचे की तरफ आता है, साउथ नर्मदा रिवर में आता है। और इसमें एक और चीज़ है, प्लेट्यू को क्या बोला जाता है, लावा प्लेट्यू भी बोला जाता है। Now, the region has undergone recurrent phases of upliftment and submergence accompanied by crustal faulting and fracture. This spatial variation have brought an element of diversity in the relief of peninsular plateau. The northwestern part of the plateau has a complex relief of ravines and gorges. इसमें ravines and gorges भी आते हैं, जैसे चंबल के ravines सुने होंगे, चंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, चंबल, भिंड एंड मुरैना के जो ravines हैं वो आपने सुने होंगे, है ना। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें, पहले तो बहुत बड़े बड़े डकैत भी यहाँ पे आके छुपा करते थे, है ना। जिनको कौन सी वो फिल्म है, पान सिंह तोमर, उसमें बताया गया ना कि डकैत नहीं बागी हुआ करते थे, वो ravines ऑफ चंबल में छुपा करते थे, ठीक है। तो वो क्यों होता था वो भी समझ लीजिए आप। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है प्लेट्यू का, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ravines एंड गॉर्जेस हैं, इस वजह से बनते हैं। और चंबल नदी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, अक्सर आपने सुना होगा चंबल का पानी है ना। तो चंबल का पानी अच्छे सेंस में नहीं बोला जाता, थोड़ा नोटोरियस सेंस में बोला जाता है, लेकिन चंबल नदी अपना कोर्स बदलने के लिए फेमस है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल नोन एज द डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल इसकी क्या कहलाती है, डेक्कन ट्रैप कहलाती है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन एंड देयरफॉर रॉक्स आर इग्नियस। दीज रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for the formation of black soil। आपको एक सिंपल सी चीज़ मालूम है कि जब सॉइल फॉर्मेशन की हमने बात करते हैं हम, तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आपके रॉक्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेदरिंग ऑफ दी रॉक्स की वजह से क्या होता है, उसको अगर आप देखते हैं डेन्यूड होती हैं ओवर द ईयर्स, तो वो क्या होती है, वो धीरे 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 क्या है, वो सॉइल फॉर्मेशन
करती हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बात करते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स थी इग्नियस थी और ये जो है ये डिन्यूड हुई ओवर टाइम, तो वहाँ पे क्या हुई, काली मिट्टी, तो वहाँ पे ये जानी जाती है अपनी काली मिट्टी के लिए, ठीक है। Now, on the basis of prominent relief features, the Peninsular Plateau can be divided into सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार इसको समझ लो तो और समझ में आ जाएगा। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो अभी हमने मार्क किया। सुंदरबन आपको मालूम है, डेल्टा की जब हम बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन में है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कार्डमम हिल्स की, हमने जो बात की थी, कार्डमम हिल्स यहाँ पर है। ये जो है नीलगिरी है, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्या है, ये अरावली है, ये हमारा थार डेजर्ट है, ये रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अंडमान निकोबार है, ये आपको मालूम है गारो और खासी है, और यहाँ से पूरी की पूरी हिमालयन रेंज है जो हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब देखिए डेक्कन प्लेट्यू में एक और चीज़ समझने वाली है, जिसमें मैंने वेस्टर्न घाट्स आपको दिखाए थे, है ना। ये जो हमने वेस्टर्न घाट्स पढ़े ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं लोग। इनको नीलगिरी भी जाना जाता है, इनको सह्याद्री भी कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि हमारे आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फ्लोरा एंड फौना के लिए है। बहुत बड़े जो हमारे आप कह सकते हैं कि प्रिजर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1600 किलोमीटर तकरीबन इसका स्ट्रेच माना जाता है, और ईस्टर्न घाट से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वेस्टर्न घाट्स माने जाते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये, है ना। तो हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वेस्टर्न घाट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर थिंग जो हम पढ़ लेते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। उसको वेस्टर्न घाट्स विच वेस्ट में बोला जाता है, जैसे मैंने कहा कि 1600 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आप तापी अगर रिवर से मानते हैं इसका, तो कन्याकुमारी तक जाता है ये, जिसको केप कैमरॉन भी बोला जाता है, ठीक है, कैमरॉन भी बोला जाता है। वेस्टर्न घाट्स को जैसे मैंने कहा कि नाम कई बार इसका पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट मैंने पिछले साल के जो सैम्पल पेपर्स देखे थे उसमें था कि सह्याद्री किसका माउंटेन रेंज का नेम है या किसका नाम है पूछा गया, तो ये था इसका जवाब जो है वो वेस्टर्न घाट्स है। नीलगिरी हिल्स जो है वो भी इसी का जवाब है। तमिलनाडु में बोला जाता है अन्नामलाई हिल्स जो है, कार्डमम हिल्स जो है इसको केरला में बोला जाता है। तो ये सब कुछ जो है, ये जितना आप पढ़ रहे हैं ये सब कुछ वेस्टर्न घाट्स में ही आता है। ऑलराइट, नाउ मैं बात करती हूँ ईस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैं और भी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि फ्लोरा फौना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारे यहाँ हेरिटेज साइट माना जाता है। बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं इंडिया में वो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। ये बात भी आपके लिए बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। नाउ ईस्टर्न घाट जब हम बात करते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है डेक्कन प्लेट्यू की। ईस्टर्न घाट जो है कंप्राइज करते हैं, डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर लो हिल्स हैं जो कि इरोड हो गई हैं बे ऑफ बंगाल से, विद रिवर्स फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो इस वजह से इतना कंटिन्यूएशन में नहीं है जितना वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी मानी जाती है? जावड़ी रेंज मानी जाती है, पैलकोंडा मानी जाती है, नल्लामला हिल्स मानी जाती है, और महेंद्रगिरी की हिल्स मानी जाती है, महेंद्रगिरी की, ठीक है। अगर आप इसमें देखते हैं जो कि हाईएस्ट पीक मानी जाती है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन सी है हाईएस्ट पीक। ईस्टर्न घाट की 1501 मीटर पे है, जिसको हाईएस्ट पीक माना जाता है ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी की हिल्स, ठीक है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ मिलते हैं। तो जी हाँ, ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में। कुछ इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, जो हम चार्ट से एक जैसे ड्रॉ कर देते हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो आप समझ जाइए कि ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में, है ना, ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो मेन नदी है आप मान लीजिए वो महानदी है, कावेरी है, ठीक है। कावेरी रिवर आपने नाम सुना होगा, तो ईस्टर्न घाट में आती है। या इसमें आप कृष्णा, गोदावरी, वो भी जो है वो इसकी नदियां हैं, है ना। कई बार ये सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंस आता है, गोदावरी है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे नर्मदा है, तापी है, ठीक है, नर्मदा है, सॉरी तापी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माही है। ये रिवर्स इसकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और इसकी हाईएस्ट पीक अगर आप बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पीक जाती है 3695 मीटर्स, ठीक है, 3695 मीटर्स जाती है। और ये कहाँ जाती है, ये अन्नायमुडी करके जगह है, अन्नायमुडी करके जगह है, अन्नायमुडी, वो इसकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इसकी तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, इसकी तो हम पढ़ ही चुके हैं महेंद्रगिरी की, तो ये आप समझ चुके हैं। इसकी जो रिवर्स हैं वो ये हैं महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। जबकि वेस्टर्न घाट की क्या है, नर्मदा, तापी, माही। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नामड़ी में है 2695 मीटर्स पे। ये मिटा दूं मैं, ये क्लियर हो गया हो तो मैं मिटा रही हूँ। अब अपन बढ़ते हैं आगे।
अब अपन बात करते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, जैसे कि हम जानते हैं इसके बारे में। ये जो है वो ऑब्वियसली डेजर्ट क्या होता है, एरिड लैंड होती है जहाँ पे जितना एवापोरेशन होता है, आपने एवापोरेशन कंडेंसेशन वगैरह पढ़ा हुआ है राइट, तो जितना एवापोरेशन होता है उतना वो एवापोरेशन का जो दर है वो ज़्यादा होती है और कंपेयर टू द एवरेज रेनफॉल। ठीक है, अगर आप बात करते हैं वो प्रेसिपिटेशन का जो वो होती है उसकी जो रेट है उससे कहीं ज़्यादा जब एवापोरेशन का रेट होता है तो उसको हम एरिड रीजन बोलते हैं। अब इसका हम बात करते हैं 60% जो है ये कहाँ पे फॉल करता है, राजस्थान में फॉल करता है। हमें मालूम है राजस्थान थार में कई लोग डेजर्ट सफारी के लिए भी जाते हैं, है ना। To northern western of Aravalli lies the northwest of the Aravallis lies in the Great Indian Desert, which is the Thar Desert. It is a land of undulating topography dotted with longitudinal dunes and barchans. ठीक है, जो crescent shaped dunes होते हैं उनको बर्चन कहते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं रीजन जो है बहुत ही कम इसमें रेनफॉल होती है, तकरीबन कितना 150 mm पर ईयर होती है। ठीक है, और इसको अगर आप बोलते हैं एरिड क्लाइमेट है, बहुत कम इसमें मरुस्थली इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना रेनफॉल होती है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई वेजिटेशन होता है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको मालूम है क्या बोला जाता है, कैमल को क्या बोला जाता है, द शिप ऑफ द डेजर्ट, वो आपको यहाँ बहुत मिलेंगे, बाकी आपको कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको कहा जाता है एक टाइम पे कि पूरा पानी से ढका हुआ था। ठीक है, ये सहारा के लिए भी बोला जाता है कि पूरा का पूरा जो था पानी से ढका हुआ था, समंदर के अंदर था। मतलब ये कब बोला जाता है, कई सालों पहले, मतलब कई हम बात कर रहे हैं कई हजार साल पहले, मतलब मीसोजोइक एरा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये पूरा रीजन जो था वो कहाँ में था, समंदर के अंदर था। और इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं आपको, ये एविडेंसेस मिले हैं आपको एट द वुड फॉसिल पार्क जो कि आकार एंड मरीन डिपॉजिट अराउंड ब्रह्मसार नियर जैसलमेर में। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट एज जो मानी गई है, जो उनकी डेटिंग की गई और उनको देखा गया कि इनकी जब एज जो आपको मिले, वुड फॉसिल्स मिले, वो जब आपने उनको स्टडी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो पता चलता है कि वो कम से कम 180 मिलियन साल पुराने हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि कभी एक टाइम पर ये पूरा का पूरी जमीन जो थी वो समंदर के अंदर थी। ठीक है, अब लूनी, इसमें एक बहुत ही मजेदार एक रिवर है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। लूनी जो है वो अकेली ऐसी रिवर है, लार्ज रिवर है, जो इस पे बहती है, जो रण ऑफ कच्छ में अगर आप बात करते हैं तो बहती है। और वो किसी टाइम पे एक पीरियड है जहाँ पे वो गायब भी हो जाती है। ठीक है, और वो फिर अपीयर होती है। तो अगर आप बात करते हैं तो कैसा होता है, पार्ट ऑफ डेजर्ट जो ये अरेबियन सी में जाती है, कहाँ से, रण ऑफ कच्छ से बहती हुई। ठीक है, और अगर इसकी सम स्ट्रीम जो है, जैसे मैंने कहा कि कुछ एरियाज में पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है। और अगर आप बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज का, जब हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की मैंने, तो ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ा देती हूँ। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम आपको यहीं पढ़ा देती हूँ, इनलैंड ड्रेनेज की बात हो रही है। ड्रेनेज इन इंडिया समझ लीजिए कि मतलब जो बारिश, जो नदियां हैं हमारे यहाँ, वो कैसे बहती हैं या कहाँ पे जाके गिरती हैं, है ना। ड्रेनेज मतलब क्या, पानी का जो बहाव है, नदियां जो बह रही हैं वो या तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अरेबियन सी में गिरती है ना। मतलब आपको मालूम ना, हर नदी की किस्मत है कि जाके समंदर में मिल जाना। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो समझ लीजिए आप। पहला मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हिमालयन है ना, तो हिमालयन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक है पेनिनसुलर, दो है। ठीक है, दूसरा है आपका पेनिनसुलर। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो हिमालयन में 3 है। ठीक है, एक है आपका इंडस, एक है आपकी गंगा, और एक है आपका ब्रह्मपुत्रा। एक सेकंड, ब्रह्मपुत्रा की मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, एक सेकंड। और एक है आपका ब्रह्मपुत्रा। ये किस में आ गई आपकी, जाहिर सी बात है हिमालयन में आ गई। ठीक है, अब जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 2 हैं। ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, जो कि डेल्टा फॉर्म करती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि डेल्टा फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्मिंग भी कहते हैं इनको। और एक होती है आपकी वेस्ट फ्लोइंग, मतलब क्या, सीधे सीधे मतलब समझ गए होंगे। ईस्ट फ्लोइंग जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और वेस्ट फ्लोइंग जो है रिवर जो है वो आपकी कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में गिर रही है। ठीक है, तो आपको ये पेनिनसुलर में आ गई, पेनिनसुलर में 1 और पेनिनसुलर में 2। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया क्लियर हो गया आपको, मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछे कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में कितने तरह के हैं, 2 हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालय में क्या है, 3 आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंडस आ जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाता है। पेनिनसुलर में ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब इसमें से आप बात समझिए कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये इनलैंड ड्रेनेज का बेहतरीन उदाहरण क्या है, आपका लूनी रिवर है, क्योंकि कहीं कहीं
ये गायब हो जाती है, कहीं कहीं ये उभर जाती है, ठीक है, बाय जॉइनिंग अ लेक। और ये क्या है, इनलैंड रिवर ड्रेनेज का बाय जॉइनिंग अ लेक। और लेक भी कैसा है, इसका जो पानी है ना वो ब्रैकिश सा पानी है, जो कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे नमक हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर वो मरुस्थल में नमक चाहिए किसी को तो सबसे ज़्यादा जो नमक हासिल करने का तरीका है वो कहाँ पर है, वो उसी लेक में आपको मिलता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसके साथ मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, हालांकि मैं इसको बाद में पढ़ाने वाली थी, लेकिन चलिए ये चीज़ आपको इतना क्लियर हो गई होगी कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। अरेबियन सी में अब मैं आपको बता दीजिए आप मुझे कि सिर्फ 2 ही नदियाँ हैं जो कि कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, बाकी सारी नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वो कौन सी 2 नदियाँ हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब हम बात कर लेते हैं कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो फ्लैंक बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट व्हिच इज नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या क्या है, पहले अपन ये समझ लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जैसे मैंने कहा, ये सैंडविच हैं बेचारे, ये सैंडविच हो गए हैं। कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है, ये देखो सबसे बेहतरीन इसका जो मैंने डायग्राम बनाया उसके थ्रू आ जाएगा। ये वेस्टर्न घाट्स है, ये आपका अरेबियन सी है, इसके बीच में ये जो बने हुए ना ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। आ गया समझ में, मतलब इसको आप कह सकते हैं बहुत नहरू पाथ है इनका, सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स हैं। बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका, जिसको आपने बोला है कृष्ण भूमि जिसको कहते हैं आपका द्वारका, वो आप कह सकते हैं वाज वन पार्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड सिचुएटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट। इसको सबमर्ज्ड है आज की डेट में, कहाँ, पानी के अंदर। बहुत सारे इसमें मालूम है आपको कि बहुत सारे डाइवर्स और बहुत सारे ओशनोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर सर्वे करती रहती हैं और कुछ ना कुछ नए तथ्य आते हैं। मतलब नेशनल ज्योग्राफिक पे द्वारका के ऊपर एक पूरा शो बना हुआ है, अगर आपने देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, because of the submergence, narrow belt will provide natural conditions for the development of the natural part along the west coast. Some of the natural ports along the west coast are Kandla, माजेगांव, मैंगलोर, कोचिन। ये जो बड़े फेमस वेस्टर्न कोस्ट हैं, अपने पोर्ट्स हैं अपने, एक्चुअली वो सारे यहीं पे पड़ते हैं। ऑलराइट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है हमारे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आते हैं। और कहाँ पे आते हैं, ये कोस्ट ऑफ जाते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वाइडर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, और एग्जाम्पल काय के हैं ये इमर्जेंट कोस्ट के, इमर्जेंट कोस्ट के। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहाँ पे जो एक्सटेंड करती हैं वो 500 किलोमीटर से करती हैं इनटू द सी, विच मार्क्स इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। इस वजह से यहाँ पे आपको ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि वहाँ पे ईस्टर्न घाट्स के, वहाँ पे एक तो ईस्टर्न घाट्स भी जो है वेस्टर्न घाट्स के हिसाब से बेचारा थोड़ा सा इन्फीरियर है ना, टूटा टाटा सा है बीच बीच में, और उसी तरह से क्योंकि वहाँ पे हिमालयन रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा यहाँ पे सेम चीज़ इसके साथ है वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल के साथ, कि वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना वो एक्सटेंड करता है 500 किलोमीटर तक। इस वजह से वहाँ पे पोर्ट्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स नहीं बन सकते या हार्बर्स नहीं बन सकते। इस वजह से वेस्टर्न पोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमारे सबसे बड़े पोर्ट्स हैं। रिवर्स जो है इस रीजन में कहाँ फॉल करती है, बे ऑफ बंगाल में करती है, मैंने आपको बता ही दिया। और उसी वजह से क्या होता है कि उसी वजह से हमने जो प्रॉब्लम पढ़ी वो वेस्टर्न घाट्स की हमने वो पढ़ी थी, है ना, कि वो इतना ज़्यादा फ्लो रहता है कि क्या होता है उसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है। और इसमें वेल फॉर्म डेल्टाज हैं। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो किसके डेल्टाज हैं, यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टाज जो हैं वो फेमस है। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसको हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, ये चीज़ें पूछ लेना, समझ लेना, क्योंकि कई बार इसके ऊपर सवाल आता है। नॉर्दर्न सरकार क्या होता है और कोरोमंडल कोस्ट क्या होती है ना, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर आपने नाम सुना होगा। अब ये देखो, नॉर्दर्न सरकार क्या होती है, ये प्लेन्स हैं जो कि डेल्टास को कंसिस्ट करते हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टास आ जाते हैं, ठीक है। और इनको ब्रोकन है क्योंकि ईस्टर्न घाट बहुत सारी जगहों से, ये मैंने आपको बता ही दिया। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, इसमें चिलिका लेक जो कि आपको मालूम है उड़ीसा का या महानदी डेल्टा का अगर बात करते हैं सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक माना जाता है इंडिया का, वो इसी में आता है, नॉर्दर्न सरकार में आता है, ईस्टर्न कोस्ट के अंडर आता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब हम कोरोमंडल कोस्ट की बात करते हैं। ये जो है ये रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कृष्णा डेल्टा से स्टार्ट होके जाती है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, जो कि आपको मालूम है नॉर्दर्न मोस्ट। अगर हम बात करते हैं जो आप एक शहर की बात कर सकते हैं भारत की, जगह की बात कर सकते हैं, तो आपको मालूम है वहां तक ये एक्सटेंड होता है। ये 2 चीजें क्लियर हो गई, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, ये क्लियर हो गया। अब अपन आ जाते हैं, अपन ने जो आखिरी चीज अपनी पढ़ी थी द आइलैंड्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है। आइलैंड्स ऑफ इंडिया को अगर हम बात करते हैं, आर्किपेलागो भी जो है, जो बाकी जो
जो छोटे छोटे और भी आर्किपेलागोस हैं उनके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स जो है हमारे, एक बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, एक अरेबियन सी में पड़ता है। तो हम बात करें कि इसके अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात समझो कि ये तकरीबन क्या है 572 इसमें आइलैंड्स हैं, ठीक है, आइलैंड्स या आइलेट्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि टोटली अनहेबिटेड हैं लोगों की वजह से, आज भी कहा जाता है वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं और आज भी लोग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो लोगों ने पहुँचने की कोशिश की वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया है सरकार ने कि आप वहाँ नहीं जा सकते। जो भी लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं ये उनको एरोज और भालों से मार देते हैं, है ना। तो कुछ अभी भी ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं और कुछ कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है एंटर करने के लिए। बाकी अगर आप बात करते हैं, एक तो हम इनका लोकेशन समझ लेते हैं कहाँ पे आती है। ये 6 डिग्री नॉर्थ और 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आती है और 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आती है, ठीक है। 2 प्रिंसिपल ग्रुप्स जो है इसके वो रिचीज आर्किपेलागोस कहलाते हैं और लेबरिंथ आइलैंड कहलाते हैं, है ना। अभी आप समझ गए हैं। नाउ सारे आइलैंड जो है ऑब्वियसली वो आपके वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सारे आइलैंड्स हैबिटेड नहीं है, ये बात आप समझ चुके हैं। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में जब हम बात करते हैं तो कहाँ पड़ता है वो, इन द नॉर्थ पड़ता है, निकोबार थोड़ा सा साउथ में पड़ता है। वाटर बॉडी जैसे मैंने कहा कि वो चैनल हम पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल से ये आपस में कनेक्टेड है। और अंडमान निकोबार हमारे दिमाग में क्यों है, सजाए काला पानी के लिए। जब अंग्रेज़ों का राज था तो किसी को अगर सबसे खूंखार जेल कोई मानी जाती थी तो कहाँ भेज दिया जाता था, अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था सजाए काला पानी के लिए। आज भी लोग कैसे बोलते हैं कि कुछ नहीं काम है तो जाके जाओ अंडमान निकोबार में बस जाएंगे अपन, मतलब पूरी दुनिया से जब भागना होना तो दिमाग में आता है क्या, अंडमान निकोबार में जाके बस जाएंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये कहा जाता है एलिवेटेड पोर्शन है किसका, सबमरीन माउंटेन का ये माना जाता है, क्योंकि सबमरीन माउंटेन है उसका जिसको आप कहते हैं कि वो है उभरा हुआ पार्ट है। और इसमें बैरन आइलैंड करके है जो कि निकोबार का, अंडमान निकोबार का में है, सॉरी, जो कि इंडिया का अकेला एक्टिव माउंटेन माना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैरन आइलैंड। अब इसमें बात कर लेते हैं कोस्ट लाइन जो है इन आइलैंड्स की, वो कोरल डिपॉजिट्स हैं उसमें जो कि अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। और इस वजह से अब पहले लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे, मतलब कुछ 10, 15, 20 सालों में लोगों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे भी उभरने लगा है। और आइलैंड को अगर आप करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल मिलती है और इक्वेटोरियल काइंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन लक्षद्वीप आइलैंड की, जो कि कहाँ पड़ता है, 8 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है और 71 डिग्री ईस्ट और 74 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, ठीक है। 36 आइलैंड्स हैं यहाँ पे टोटल, जिसमें से 11 जो हैं वहाँ पे लोग रहते हैं। और मिनिकॉय जिसको हम सदर्न मोस्ट बोलते हैं वो लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है, जिसका एरिया जो है वो 453 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अब इसमें एक और बात हम कर लें, ये आइलैंड जो है लोकेटेड कहाँ पर है, डिस्टेंस ऑफ 280 to 480 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ केरला पोस्ट, ठीक है। केरला से साउथ वेस्ट वेस्टर्न साइड पे जब आप देखते हैं साउथ वेस्ट में तो वहाँ पे पड़ता है। दूसरी बात वो तो मैंने आपको दिखाया ना, लोकेशन में हमने समझा था। कावरती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर माना जाता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप हमें मिला कैसे, इसकी बहुत बढ़िया कहानी है। मालूम है आपको, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे लाव लश्कर जो है, हमारी शिप्स विप्स चली गई वहाँ पे, और बिल्कुल हमारे यहाँ जो हमारे जो होम मिनिस्टर थे उनने बोला कि जाओ लक्षद्वीप पे अपना जो तिरंगा है वो फहरा दो। और हमने जाके वहाँ पे गर्ड से अपना तिरंगा गाड़ दिया और लक्षद्वीप हमारा हो गया। और मात्र आधे घंटे बाद वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस पहुंची, पूरा शिप विप लेके, अपना झंडा लेके कि हम अपना जो है वहाँ पे झंडा जो है गाड़ेंगे। लेकिन उन्होंने दूर से देखा कि वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड पे जो है वो तिरंगा लहरा रहा है, तो वहीं से वो घूम के चली गई। मतलब आप मान लीजिए कि सिर्फ आधा घंटा अगर हम लेट हो जाते पहुँचने में तो लक्षद्वीप आज हमारे पास नहीं होता, लक्षद्वीप जो होता है वो पाकिस्तान में होता। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बिना हमसे लड़े वो वापस लौट गई। सिर्फ आधे घंटे हम पहले थे और हमने जाके अपना झंडा जो है वहाँ पे गाड़ दिया। अब वहाँ पे जो लोग थे बेचारे, जो वहाँ पे रहने वाले थे, वो ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है। तो अब कह रहे हैं कि अब तुम भारत का हिस्सा हो। और वो सोच रहे हैं कि भारत, ये क्या होता है भारत। वो तो बेचारे कटे हुए पूरी दुनिया से आदिवासी, वहाँ के लोग जो वहाँ के नेटिव हैं, उनका क्या लेना देना, उनको मेनलैंड पे क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है कुछ। वहाँ पे जाके आपने कह दिया कि अब तुम भारत के निवासी हो, अब तुम भारत का हिस्सा हो, भारत की टेरिटरी हो। तो वो बेचारे सोचो वो कैसे होंगे ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या टांग दिया, किसका झंडा है, कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। वो दूसरे भी चले आ रहे हैं, देख के वापस चले गए। तो सोचिए आप कितना मज़ेदार था। सिर्फ आधे घंटे के डिफरेंस में हमें लक्षद्वीप आइलैंड मिल गया था। चलिए
खैर, आइलैंड की इसके ग्रुप ऑफ डाइवर्सिटी जो फ्लोरा फोना की है बहुत गजब की है। यहाँ पे पिट्टी आइलैंड जो है वो अनहेबिटेड है और उसमें लेकिन बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, विच इज अनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी, द एंटायर लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। पूरा लक्षद्वीप जो है वो कोरल डिपॉजिट से बना है। अब थोड़े से मैं एक और चीज बता दूं कि डंकन पैसेज का नाम सुना होगा। डंकन पैसेज का नाम अगर सुना है तो ये पड़ता है कहाँ पे, साउथ अंडमान। अभी ये पूरा बता रही हूँ मैं, है ना, याद रखना इसको जरा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान ग्रुप के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो डंकन पैसेज का कई बार नाम पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान के बीच में पड़ता है। एक और चीज जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, लिटिल अंडमान के बीच में, ओके, पड़ता है डंकन पैसेज। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने बताया था 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल का। ठीक है, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल का, सॉरी 10 डिग्री तो अपन क्लियर कर चुके हैं। तो 9 डिग्री और 8 डिग्री जो है यहाँ पे पढ़ लो। ये है, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। 9 डिग्री जो है बेसिकली लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री और मिनिकॉय को। ठीक है, और 8 डिग्री जो है वो बेसिकली लक्षद्वीप को, और कहाँ लिखूं यार मैं, लक्षद्वीप को और मालदीव्स को जोड़ता है। तो कई बार ना ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिख दे रही हूँ कि 9 डिग्री क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार क्लियर हो गया। 9 डिग्री चैनल क्या है, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव्स को जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डंकन पैसेज क्या है ये भी मैंने बता दिया, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके साथ आ गए हम एंड पे। हमने पढ़ ली है पूरी की पूरी हमारी क्या, जितना संक्षिप्त में हम समझ सकते थे हमने इंडियन ज्योग्राफी की फिजिकल लोकेशन को समझ लिया है। अब सीधे हमारे पास काय पे हम बढ़ने वाले हैं, अब हम बढ़ेंगे एमसीक्यूज पे। सोशल स्टडीज कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, वहां पे आप जाएंगे ओलंपियाड पे, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे आपको मिल जाएंगे। जो भी आप देखना चाहते हैं पुराने वीडियोस वो आप रिपीट कीजिए, अच्छे से देखिए, समझिए, आगे बढ़िए। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमसे कनेक्टेड रहिए। आप हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपको मालूम है हमारा जो वेबसाइट है वो आपके लिए 100% मुफ्त में, फ्री में अवेलेबल है। आपको कोई कूपन कोड नहीं लिखना है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको 2 चैप्टर पढ़ा के नहीं कहा जाएगा कि आपको आगे का पढ़ना है तो अब आपको कूपन लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। 100% फ्री है एजुकेशन और 100% कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचेगी। कोई भी मतलब बाय नाउ कूपन कोड कुछ भी नहीं है। 100% आपको, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगी, और सारे कोर्सेज A to Z आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। CBSE ओलंपियाड से लेके SSC UPSC से लेके सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा एक छत के नीचे। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अब MCQs के लिए तैयार रहो। YouTube पे आपको मालूम है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो भी अगर आपको हमारा क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा होगा, जो कि आपको 100% लगना ही है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट उसमें सेशन में MCQs के साथ। तब तक रहो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। हो गया, हाँ।